बीच में इंटरप्शन हो गया था, इसीलिए उसी लेक्चर का ही सेकेंड पार्ट अब शुरू होता है। ये प्रश्न हम पढ़ रहे थे, नाम नहीं है और कहाँ से लिखे ये भी नहीं है, लेकिन जिनका प्रश्न है वर्बेटिम हम पढ़ते हैं तो सुन रहे होंगे तो पता चल जाएगा। लिखते हैं, अगर पति अपनी पत्नी को ज़मीन दे तो गिफ्ट रूप में दे कि रजिस्ट्री सही रहेगा? सबसे ज़्यादा वैल्यू गिफ्ट डीड का होता है कि रजिस्ट्री का? सर इसका जवाब नहीं दिए, तो हमने जवाब दिया था सी लास्ट वीडियो। उसके बाद फिर उनका एक प्रश्न है, सर मेरा एक और सवाल है कि गैर मजूरों आम जमीन को बंदोबस्ती की शक्ति एसडीएम को है कि डीएम को? अगर एसडीएम के द्वारा गैर मजूरों आम भूमि की बंदोबस्ती किया गया तो उसे गलत मान सकते हैं। फिर लिखते हैं, सर मेरा एक सवाल है कि गैर मजूरों आम जमीन की बंदोबस्ती की शक्ति एसडीएम को है कि डीएम को? अगर एसडीएम के द्वारा गैर मजूरों आम जमीन की बंदोबस्ती किया गया है तो इस बंदोबस्ती को गलत मान सकते हैं। अब सुनिए, पहला प्रश्न जो है, पति पत्नी को जमीन दे तो गिफ्ट रूप में दे या रजिस्ट्री सही होगा? रजिस्ट्री का मतलब होता है, आपका कहने का सेंस आप समझ रहे हैं, आप गलत लिखे, केवाला, सेल डीड, विक्रय पत्र जिसको कहते हैं। तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में खरीद बिक्री का अनकॉमन लगता है, असाधारण परिस्थिति में ऐसा होने के लिए तो कानून में कोई रोक नहीं है, क्योंकि कानून में पति और पत्नी स्वतंत्र इकाई है और इंडिविजुअल नागरिक है और इंडिविजुअल स्टेटस है। पति पत्नी हिंदू शास्त्र के हिसाब से जब संस्कार विवाह संस्कार हो जाता है तो मिलकर एक यूनिट बन जाते हैं और उसके बगैर कोई धार्मिक अनुष्ठान या संस्कार नहीं हो सकता है उनके बिना, इसीलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। लेकिन कानून के दायरे में और संविधान के दायरे में दोनों का सेपरेट इंडिविजुअल पर्सनालिटी है और आइडेंटिटी है। पत्नी भी संपत्ति रख सकता है, पति भी संपत्ति रख सकता है। अगर पति को संपत्ति है तो अपनी संपत्ति को किसी को बेच सकता है तो पत्नी को भी बेच सकता है, और पत्नी भी पति को बेच सकती है। तो बेचने का अधिकार या गिफ्ट करने का, तो कानून का बात जहाँ तक है तो गिफ्ट करने का अधिकार हर व्यक्ति को है, अपनी संपत्ति का वो गिफ्ट कर सकता है। गिफ्ट अगर करेगा अचल संपत्ति का करेगा गिफ्ट तो रजिस्टर्ड डीड से होगा, गिफ्ट भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, निबंधित होना चाहिए। सेल डीड होगा तो निबंधित होना चाहिए। तो उसमें ये कानून में कोई भिन्नता नहीं है। अगर पत्नी को सेल डीड कर दिया तो सेल डीड इनवैलिड नहीं होगा अपने आप में, कानून के अंदर किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है कि पति अगर पत्नी को बिक्री करता है तो इनवैलिड है। लेकिन अगर कोई विवाद बाद में हुआ तब विवाद होने की संभावना होती है। वो कब होती है विवाद होने की संभावना? कि पत्नी के पास इतना पैसा कहाँ से आया जितना में उसने खरीद किया, पत्नी को कमाने का कोई जरिया था कि नहीं, पत्नी को बैंक बैलेंस था कि नहीं, और पति से ही क्यों ज़मीन खरीदी, क्या कारण था। ये किसी के ज़मीन हड़पने के लिए ये फरेबी, ये धोखाधड़ी करके ये कागज़ दिखावटी या बनावटी बनाया गया है और इसमें पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, ऐसा पीली लिया जा सकता है सेल डीड में। तो गिफ्ट डीड में भी अगर विवाद खड़ा होगा तो गिफ्ट डीड में भी कोई व्यक्ति जिसका ज़मीन पर दावा है वो कह सकता है कि हस्बैंड ने सबूत बनाने के लिए वाइफ के नाम से गिफ्ट कर दिया था। इसलिए जनरल कंटेक्स्ट में नहीं, इसको किसी खास परिस्थिति में किसी खास फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस में देखा जाएगा। जनरल लॉ के हिसाब से सवाल है कि डीड ऑफ गिफ्ट में और डीड ऑफ सेल में कोई फ़र्क नहीं है। अगर पति पत्नी को देता है, डीड गिफ्ट भी देगा तो भी वैलिड है, सेल डीड देगा तो भी वैलिड। लेकिन ऐसा कहीं कहीं देखा गया है कि सेल डीड पर विवाद खड़ा हो गया और पति पत्नी को ही क्यों बेचा और पत्नी से पैसा क्यों लिया और पत्नी के पास पैसा कहाँ से आया, ये सब जो सवाल खड़ा होगा, अगर इस सब सवाल का जवाब है और ऐसा विवाद होता है तो वो सही रह जाएगा, कोर्ट में भी सही रह जाएगा। तो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, कि कोर्ट में प्रूव करने पड़ेंगे। फैक्ट्स प्रूफ और फैक्ट नॉट प्रूफ और फैक्ट डिसप्रूव, तीन तरह का भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, इंडियन एविडेंस एक्ट में आता है मामला। तो जो कहेगा कि पत्नी ने खरीदा तो उसको ही कहना पड़ेगा कि पत्नी के पास पैसा था, कहाँ से पैसा आया, कहाँ था, बैंक बैलेंस था, अकाउंट था, नहीं था, और इसलिए लिया। पति को क्यों जरूरत पड़ा? तो बहुत बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी में पति है जो ज़मीन बेचना चाहता है
और बाहरी व्यक्ति को ज़मीन नहीं जाए, घर से बाहर नहीं चला जाए, इसको बचाने के लिए पत्नी जो अपना कुछ रुपया बचा करके रखती है, जिसको स्त्री धन बोलते हैं या कौशल का रुपया बोलते हैं, तो अपने पति को सलाह देती है कि ठीक है, बाहरी व्यक्ति को क्यों बेचिएगा, हम ही पैसा आपको दे देते हैं, हमारे नाम से बिक्री कर दीजिए। तो कभी कभी दोनों आपसी सहमति से भी ऐसा करते हैं, यानी तो पत्नी भी राय देती है या कोई और घर के जो हितैषी हैं, जो परामर्शदात्री हैं, जो ऐसा परामर्श देने वाले हैं, वो वेल विशर जिसको कहते हैं, वो लोग जो है ऐसा सलाहकार लोग मिलते हैं, तो उसके आधार पर लोग कर देते हैं। तो इसलिए कानून में जहाँ तक है सवाल का जवाब एक लाइन में है कि गिफ्ट डीड में और सेल डीड में कोई अंतर नहीं है, वैलिडिटी में दोनों वैलिड है और दोनों सही रहेगा। लेकिन अगर घर की परिस्थिति क्या है, पति पत्नी की क्या स्थिति है, विवाद होने की कोई संभावना है, इसको देखते हुए सेल डीड या गिफ्ट डीड किया जाए, ये देखना पड़ेगा और तब लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका जवाब दे दिए। अब हालांकि पिछले वीडियो में भी हम जवाब दिए थे, इसलिए आपको जवाब दिए थे सी लास्ट वीडियो। अगर उस समय हो सकता आपने नाम नहीं दिया हो, हमने आपका नाम नहीं दिया हो, तो आप मिस कर गए होंगे। इस बार भी आपने नाम नहीं दिया है, तो हमने नाम, जब आप प्रश्न करते हैं तो जैसे और लोग लिखते हैं, जैसे लिखें कि मैं मंजे महतो रांची से लिख रहा हूँ, तो ज़्यादा अच्छा उसी पर लिखिए, क्योंकि सभी आदमी का जो व्हाट्सअप मेरा इतना भरा हुआ है कि सब आदमी का व्हाट्सअप हम सेव नहीं कर पाते, और सेव करने पर नाम आता है, तो नाम आने के बाद जब प्रिंट निकलता है तो उसमें नाम नहीं आता है। तो प्रिंट निकालने वाला कोई दूसरा लड़का है, हम व्हाट्सअप से उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, प्रिंट निकाल के हमको ला करके देता है। फिर उसमें किस व्यक्ति का एक साथ 10-20 प्रश्न है व्हाट्सएप पर, वो आ गया तो सब में नाम बैठाने में, किसका कौन है मिलाने में काफ़ी समय लगता है। इसलिए आप हमारे समय का भी कदर कीजिए। अगर आप सही में हमारी सेवा लेना चाहते हैं तो हम जैसा बताते हैं, सलाह देते हैं, बराबर अनुरोध करते हैं कि आप लोग जब भी लिखिए तो ओपनिंग लाइन में अपना नाम और पता और पैसा लिख दीजिए, और तब प्रश्न लिखिए। प्रश्न छोटा और सटीक लिखिए, और वो भी टाइप करके भेजिए बराबर करके। अब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जहाँ केस चल रहा है या केस होने की संभावना है और वकील के पास जाने की आवश्यकता है, बहुत सा कागज़ देखने की आवश्यकता है, वो सब अवॉइड कीजिए, वहाँ पर स्थानीय अधिवक्ता से मिलिए। और बहुत से लोग तो मेरे से राय लेते हैं, और राय लेने के बाद जब उनको बुलाते हैं तो समय भी लेते हैं, समय लेके नहीं आते हैं, अननेसेसरी टेलीफोन पर बात करके टाइम बर्बाद करते हैं, या व्हाट्सएप पर कॉल करते हैं, या डॉक्यूमेंट का पुलिंदा भेज देते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो समय लिए हैं और समय लेकर के रहें, या कुछ लोग फीस पूछते हैं कितना लगेगा, फीस जानने के बाद नहीं आते। तो ये सब समझ लिए, हम बार बार सब लोग को बताते हैं, एकदम ओपन है कि जो व्यक्ति भी हमारे पास राय लेने के लिए आएंगे उनको 16,000 रुपया लगेगा। कागज जो भी लेकर आएंगे राय लेने का 16,000 रुपये। व्हाट्सएप पर भी मैसेज दिए हैं और लेक्चर में भी बताए। अब उसके बावजूद भी बहुत से लोग आते हैं तो तैयार होकर नहीं आते हैं और लौट जाते हैं, और बहुत से लोग उसके बाद कहते हैं कि सर हम इतना पैसा नहीं लाए हैं, हम फिर बाद में आएंगे, और कुछ लोग लौट जाते हैं। तो ये अच्छा है, आप अपना भी समझ लीजिए। जिनको जाने की आवश्यकता होगी मेरे पास आइएगा। अगर हम तो कहते हैं कि स्थानीय अधिवक्ता से पहले मिलिए और दिखाइए। अगर वो आपका पेपर बहुत लंबा चौड़ा है, देख करके वो आपको पेपर समझ लेंगे तो हम उनको सटीक राय दे सकते हैं, इतना मदद हम कर सकते हैं, बराबर अनुरोध करते हैं। तो इसलिए आप हमेशा अपना नाम और पता और स्थान जरूर भेजिए, और क्या व्यवसाय है, और छोटा सा। तो पहला प्रश्न आपका हो गया, पति पत्नी वाला मामला हो गया। दूसरा प्रश्न है, सर मेरा एक और सवाल है कि गैरमजुआ आम जमीन की बंदोबस्ती की शक्ति एसडीएम को है कि डीएम को है? अगर एसडीएम के द्वारा गैरमजुआ भूमि की बंदोबस्ती किया गया तो उसे गलत मान सकते हैं। पहला सवाल का जवाब है कि गैर मजरूआ आम जमीन की बंदोबस्ती करने का एसडीएम डीएम किसी को भी अधिकार नहीं। गैर मजरूआ आम जमीन अगर जमींदारी के समय से आज तक ज्यों के त्यों चला आ रहा है, और किसी को किसी ने बेचा नहीं, कब्जा नहीं किया, बंदोबस्ती नहीं किया, और वो आम जनता के उपयोग में चला रहा है, तो वो जहाँ अगर ग्राम पंचायत एरिया में है तो ग्राम पंचायत पर उसका अधिकार है, और ग्राम पंचायत की समिति द्वारा उसको किसी को बंदोबस्त किया जा सकता है। अगर ग्राम पंचायत का अधिकार है तो सरकार, ग्राम पंचायत के सहमति से सरकार बंदोबस्त करेगी। तो सरकार कब बंदोबस्त करेगी? जब ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्ताव जाएगा
और ग्राम पंचायत के हित में होगा और प्रस्ताव सरकार के पास है। सरकार के मतलब एसडीओ या डीएम नहीं है, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाएगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जाएगा और वो कैबिनेट से पास होगा। पास होने के बाद रेवेन्यू सेक्रेटरी के आदेश से तब जा कर के वो जा कर के बंदोबस्ती का कागज मिलेगा। वो आदेश देंगे डीएम को, उनके आदेशानुसार डीएम या एसडीएम तब बंदोबस्ती का परवाना जारी करेगा। ऐसे गर्भ विवाह में इनका बंदोबस्ती संभव नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति दिखाता है डीएम का एसडीएम का तो वो गलत है और उसको पब्लिक की तरफ से केस किया जा सकता है और टाइटल सूट करके बंदोबस्ती को रद्द किया जा सकता है या हाईकोर्ट में रिट किया जा सकता है। तो वही आपका सवाल है ना, डीएम को पावर है ना एसडीएम को पावर है। तो आपके सवाल का जवाब हो गया। अब काजल कुमारी बेगूसराय से, ये बराबर लिखती है, बराबर प्रश्न होती है। परहैप्स ये लॉ स्टूडेंट है या स्टूडेंट है। इसने प्रश्न किया, सर आई हैव वॉच्ड योर लेक्चर ऑन एरिक्सन फॉर बीबीसी टू, कैन वी कन्वर्टेड इनटू टाइपिंग सूट। ये पुराना प्रश्न है, व्हाट्सएप पर प्रिंट निकाला तो एक साथ आ गया है। शायद इसका जवाब हम दे चुके हैं। काजल अगर सुन रही होगी तो वो समझ जाएगी। I want to see also lecture on ejectment for TP suit can be converted into title suit। इसका जवाब हम दे दिए थे पहला लेक्चर में। एरिक्सन सूट को टाइटल सूट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इजेक्टमेंट सूट जो होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत वो टाइटल सूट में ही दर्ज ही होता है, इसलिए उसमें कन्वर्ट करने का सवाल ही नहीं। अगर कोई दूसरा सूट में गलती से दर्ज हो गया है तो उसको टाइटल सूट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो दूसरा सूट में तो हो ही नहीं सकता, अब जो टाइटल सूट है ही है तो कन्वर्सन का कोई सवाल ही नहीं। उसके बाद फिर इनका प्रश्न है, परपेचुअल लीज भी होता है क्या। तो परपेचुअल लीज भी होता है, परपेचुअल मतलब सदा सर्वदा के लिए होता है। इसका भी जवाब हमने पहले उनको दिया था व्हाट्सएप पर और हो सकता है पुराना वीडियो। उसके बाद फिर लिखती है, हमारे परिवार में बंटवारा नहीं हुआ है लेकिन अपना लैंड हम लीज करना चाहते हैं। तो बिना चौहद्दी लिखे लीज कर सकते हैं, लेकिन लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट में शेयर दिखाया गया है। अब क्लियर आपका सवाल नहीं होता है, इसलिए टुकड़ा टुकड़ा में उसका जवाब देते हैं। पहली बात, कोई ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ है, तो जो ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ है उस ज़मीन में से कुछ ज़मीन आप लीज करना चाहते हैं। अगर टोटल ज़मीन लीज करना चाहते हैं तो आपको पूरा राइट नहीं है। अगर आपका हिस्सा जितना है अपने हिस्सा के अंतर्गत, मान लीजिए आपके पास 10 बीघा ज़मीन, उसमें 4 आना आपका हिस्सा है, तो 10 बीघा में 4 आना हुआ 2.5 बीघा, तो 2.5 बीघा ज़मीन तक का आप लीज कर सकते हैं अपने। अब क्वेश्चन ये है कि वो ज़मीन बट करके अलग नहीं हुआ है, तो आप जब लीज कीजिएगा तो उसको जो लीज लेगा वो उसको जाने का, ज़मीन पर कब्जा लेने का अधिकार कानून नहीं है, तो उसको पहले बंटवारा का केस करना पड़ेगा। तो जहाँ पर इजमाल प्रॉपर्टी है वहाँ पर इजमाल प्रॉपर्टी को बेचने का या लीज करने का अधिकार नहीं होता है। उसका खाता, प्लॉट और चौहद्दी और रकबा दे के आप नहीं कर सकते। आप पूरे प्लॉट में अपना हिस्सा का कर सकते हैं, अपने हिस्सा। तो चूँकि बंटवारा नहीं हुआ है तो वो गलत हो जाएगा, तो आपका जो पट्टीदार है उसको चैलेंज कर सकता है। और जिसको आप लीज कीजिएगा उस व्यक्ति को सिर्फ ज़मीन पर जाने का अधिकार नहीं है, वो ज़मीन पर इजमालन कब्जा में रहने के लिए और जो शरीकदार हैं उनके साथ इजमाल कब्जा में माना जाएगा। और बंटवारा मुकदमा करके जो लीज वाला पोर्शन है वो अलग करके कब्जा खास ले सकता है, यही उसको अधिकार है। बिना बंटवारा के वो ज़मीन बांट करके अलग कब्जा नहीं कर सकता। इसलिए बिना चौहद्दी लिखे तो कर सकते हैं कि नहीं, तो और भी गलत प्रश्न है। जो ज़मीन आप लिखिएगा, अभी तो बंटवारा हुआ ही नहीं, तब चौहद्दी कैसे लिखिएगा। अगर चौहद्दी लिख भी दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। अगर आपका बटा हुआ ज़मीन है तो भी आपको चौहद्दी के साथ सही विवरण के साथ लीज करना होगा तो वैलिड होगा।
शेयर दिखाने से सिर्फ शेयर का आप कर सकते हैं, ये जो शेयर का कीजिएगा तो आप वहाँ पर नहीं जा सकते। अब इसके बाद का भी प्रश्न है, वो भी किसी व्यक्ति का है जिन्होंने नाम नहीं लिखा है, गुमनाम प्रश्न है। तो उन्होंने लिखा है, शुरू किया, प्रणाम सर, 3 दिन पहले लेक्चर सुना कि मेरे करंट प्रॉब्लम का समाधान कर सकता है। मेरा खतियानी ज़मीन है, पर मेरे पिताजी बिना सहमति, बिना बंटवारा के 1 अगस्त को सेल कर दिए हैं, तो हम केवाला कैंसिल करवा सकते हैं क्या? तो ज़रूर करवा सकते हैं। बंटवारा बगैर हुए बेच दिए हैं तो आप कैंसिल करने के लिए मुकदमा कर सकते हैं, बंटवारा का मुकदमा कर सकते हैं, और उसी बंटवारा का मुकदमा में कैंसिल का प्रेयर कर सकते हैं, या अलग से टाइटल शूट करके कैंसिल का प्रेयर कर सकते हैं। फिर कहते हैं जमाबंदी तो पिता के नाम से चल रहा है, तो जमाबंदी चल सकता है। अगर पिताजी ने कर्ता के हैसियत से इजमाल ज़मीन, संयुक्त परिवार का कुछ ज़मीन और इजमाल खानदान के संयुक्त परिवार के ज़रूरत के लिए बेचा है, तो कैंसिल नहीं होगा। तो जो सेल डीड उन्होंने लिखा है उसको देखना होगा, और कितना ज़मीन बेचा है, टोटल ज़मीन कितना है, उसमें उनका कितना शेयर होता है, और किस उद्देश्य से, किस ज़रूरत के लिए बेचा है, ये सब आप अपना जो सेल डीड है पिताजी वाला, वो ले जा करके अपने अधिवक्ता से मिल करके दिखाइएगा। अगर उससे पता चलता है कि इजमाल खानदान में जितनी जायदाद है, यानी कि संयुक्त परिवार में जितनी संपत्ति है, उसमें पिताजी का जितना हिस्सा होता है, उस हिस्सा के अंतर्गत ही उन्होंने कुछ ज़मीन बेचा है, तो वो जो बेचा है वो वैलिड रह जाएगा, तब कैंसिल नहीं हुआ। खरीदार को ज़मीन पर जाने का अधिकार नहीं हुआ, खरीदार को फिर बंटवारा मुकदमा करना पड़ेगा। लेकिन अगर पिताजी ने कर्ता के हैसियत से बेचा है और उसमें लिखा है कि संयुक्त परिवार की आवश्यकता है, ऐसी आवश्यकता लिखा है जो संयुक्त परिवार का माना जाएगा, या संयुक्त परिवार के भलाई के लिए बेचा है, या संयुक्त परिवार के किसी सदस्य के लिए भलाई के लिए बेचा है, जैसे कि ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए, किसी का शादी ब्याह करने के लिए, किसी का श्राद्ध करने के लिए, ये सब काम से अगर उन्होंने बेचा है तो वो वैलिड होगा और कैंसिल नहीं होगा। ये सब सोच समझ करके आप कैंसिलेशन का केस कीजिएगा। ऐसे भी संयुक्त परिवार की संपत्ति में अगर कोई व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति खरीदता है, तो उसको ज़मीन पर कब्जा लेने का अधिकार नहीं है कानूनन, वो जा करके मुकदमा करके अपना वो खरीदारी वाला पोर्शन अलग करवा लेगा, तब कोर्ट से उसको कब्जा मिलेगा। फिर लिखते हैं हम 144 कर सकते हैं कि नहीं, कोई ज़मीन पर जा न पाए तब तक कोर्ट का डिसीजन आने दे। 144 तो मुकदमा इजमाल संपत्ति में नहीं चलता है, लेकिन जैसा अगर आप बताते हैं बाहरी व्यक्ति खरीद लिया है तो आप 144 का दरख्वास्त दीजिएगा तो 144 हो जाएगा। 144 में 60 दिन तक रुका रहेगा, वो ज़मीन पर नहीं जाएगा, उससे तो कोई लाभ आपको होगा नहीं, तो 144 करने से कोई फ़ायदा नहीं। जब टाइटल मुकदमा कीजिएगा तो उसमें जो रोक लगाने का प्रावधान है उसको बोलते हैं निषेधाज्ञा, इंजंक्शन। टाइटल में इंजंक्शन का ऑर्डर भी आपको हो जाएगा, खरीदार को ज़मीन पर जाने से रोक लग जाएगा। तो जब आपका केस टाइटल करने लायक होगा तो इंजंक्शन भी मिल जाएगा। ये भी आपका निर्णय करेंगे, जो वहाँ पर अधिवक्ता महोदय आपका पेपर देखेंगे, सेल डीड देखेंगे, आपकी पारिवारिक स्थिति जानेंगे, टोटल कितनी संपत्ति है, परिवार के कितने सदस्य हैं, किनका कितना हिस्सा है, ये सब जानने समझने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा और उसका सटीक जवाब दिया जाएगा। तो अभी तक मोटा मोटी आपके सवाल का जवाब ये है कि आप जो है पिताजी के अगर केस कर सकते हैं और इंजंक्शन भी करा सकते हैं और 44 भी कर सकते हैं, अगर उसकी आवश्यकता हो। अब सफलता कब मिलेगी, कब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये पहले स्थानीय अधिवक्ता से मिलिए और सारी स्थिति बताइए, तब सही ओपिनियन मिलेगा। तो अगर दोनों तरह की स्थिति है, अगर पिताजी ने नाजायज़ तरीके से बेच दिया है, ज़्यादा ज़मीन बेच दिया है, इजमाल खानदान की ज़रूरत नहीं है, तो आप कैंसिल का केस कर सकते हैं, सीधे बंटवारा का केस कर सकते हैं, और बंटवारा में भी कैंसिलेशन का प्रेयर कर सकते हैं, या सीधे टाइटल सूट कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड का कर सकते हैं। तो किस कंडीशन में होगा, वो कंडीशन अगर है, वैसी परिस्थिति है, आपके कागज़ पढ़ने से, आपके परिवार की पारिवारिक स्थिति जानने से, सदस्यों की स्थिति, संपत्ति की स्थिति जानने से अगर ये समझ में आता है तो केस किया जा सकता है, अन्यथा केस करने से कोई लाभ नहीं है। हाँ, 44 का मुकदमा करने से 60 दिन के लिए ज़मीन पर नहीं जाएगा, तो अगर जो व्यक्ति खरीदा है उसको भी सलाह मिलेगा तो वो जाके बंटवारा का मुकदमा लाएगा,
तो बंटवारा का मुकदमा में बट करके पिताजी का हिस्सा अलग होगा, पिताजी का हिस्सा अलग होगा, उसी में से उसको बिक्री की गई ज़मीन काट करके कोर्ट के द्वारा दे दिया जाएगा, यही प्रावधान है। अब विक्रम कुमार हैं एक, कहाँ से इन्होंने नहीं लिखा है लेकिन नाम इनका है, इनका प्रश्न है, लिखते हैं व्हाट्सएप पर, लिखते हैं चरण स्पर्श सर, खरीदी गई जमीन पर्चा का है पर म्यूटेशन हो गया है तो भविष्य में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए, जब पर्चा से जमीन मिला, इन्होंने नहीं लिखा है आपने कि पर्चा किस विभाग से है, कौन एक्ट के अंदर है, किसने दिया है। तो रॉन्गली या राइटली जो भी पर्चा है, पर्चा के आधार पर आपका म्यूटेशन हो गया है, अगर आपका कब्जा है तो भविष्य में कोई परेशानी होने की आवश्यकता नहीं। ये चिंता की बात नहीं, आप कब्जा बरकरार रखिए और रसीद कटाते रहिए। अब इसके बाद का प्रश्न जो है वो भी गुमनामी व्यक्ति का है या उन्हीं का है जो पहले प्रश्न किए हैं, ये भी नहीं पता चलता है, फिर भी हम पढ़ते हैं, जिनका प्रश्न है वो समझ जाएंगे। चरण स्पष्ट सर, एक लीज एग्रीमेंट 10 ईयर का है जिसमें मंथली रेंट फिक्स कर दिया गया है, लेकिन लीजी चाहता है कि बार बार किराया देकर एक बार ही लमसम अमाउंट देकर क्लियर कर ले, तो A4 साइज पेपर पर एक सिग्नेचर कराने से चलेगा या स्टैम्प पेपर पर करवाना चाहिए या दोनों चलेगा। देखिए, आपने तो ये लिखा है नहीं कि लीज एग्रीमेंट जो है वो आपका रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है। अगर आपका लीज एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है 10 साल के लिए, तो किराया पेमेंट का जो है वो आप उसमें आप एगो एडिशनल लीज एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा रजिस्ट्री से, और तब उसमें लिखना पड़ेगा। तो जो खर्चा आपको लगा है वो भी लग जाएगा। तो उसके लिए आपको या तो रेक्टिफिकेशन डीड करना पड़ेगा, वो भी रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो वहाँ पर रजिस्ट्री कचहरी में जो डीड राइटर होता है वहाँ जाकर उससे मिलिए, पता कीजिए कि रेक्टिफिकेशन डीड है, हमको सुधार करना है किराया के पेमेंट के बारे में, तो आप कर सकते हैं। अगर वो पॉसिबल नहीं है और या लीज एग्रीमेंट आपका रजिस्टर्ड नहीं है, तो स्टैम्प पेपर पर या पाई पेपर पर आप ऐसा लिखिएगा, मजमून में लिखिएगा कि हम दोनों पक्षों में सहमति बनी है, अब हम महीने महीने किराया देने में हमको दिक्कत होती है, हम 10 साल का किराया एक ही बार इनको देना चाहते हैं, तो एक ही बार किराया दे देगा, आप उसको रसीद बना के दे दीजिएगा, ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और 10 साल के बाद उसको खाली करना पड़ेगा, अगर उसमें लिखा हुआ है 10 साल के बाद खाली करना पड़ेगा तो खाली कर देगा। अगर ये लिखा हुआ है 10 साल के बाद दोनों पार्टी के सहमति से फिर लीज बनेगा, तो फिर उसके बारे में भी लिखना होगा। तो आगे क्या शर्त तय हुआ है उसके हिसाब से अगर लिखिएगा तो लिखिए। अगर पहले से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है तो दोबारा जो भी डॉक्यूमेंट बनेगा उसमें बदलाव के लिए वो रजिस्टर्ड ही होना चाहिए। अगर रजिस्टर होने में दिक्कत है तो दोनों पार्टी की सहमति से अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी बना सकते हैं सिर्फ किराए के बारे में। उसमें उसका हवाला दे दीजिएगा कि हम लोग के बीच में रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट है, उसमें महीना महीना किराया देने का लिखा हुआ है, लेकिन अब हम लोग दोनों पक्षों की सहमति से आपसी सुविधा से यह तय किए हैं कि अब एक ही बार हम रुपया ले लें 10 और एक बार में हम रुपया दे दें। अगर जिस समय लिखते हैं उसी समय रुपया दे देता है तो लिख दीजिएगा उसी में कि टोटल इतना रुपया 10 साल का किराया हम वसूल पा रहे, तो वो कॉपी उसको हवाले कर, उसका 2 कॉपी बना लीजिएगा, एक कॉपी आप रखिएगा, एक कॉपी उसको दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा प्रश्न है, हमने जवाब दिया था इनको। फिर लिखते हैं चरण स्पर्श सर, लेकिन आपके लेक्चर में पिता का चर्चा नहीं था, एक खतियानी जमीन है जिसमें पिता और 4 पुत्र हैं, तो उसमें क्या सभी 5 लोग कोसेरर होंगे? अभी कौन सा प्रश्न है इनका, ठीक है, किस कंटेक्स्ट में कहते हैं? देखिए, एक पिता है और उसको 4 पुत्र है, तो सभी कोसेरर हैं, तो इजमाल खतियान में खतियानी ज़मीन है तो सभी का हिस्सा होगा। तो इसका चर्चा नहीं किए, अगर छूट गया किस कंटेक्स्ट में आप पूछ रहे हैं, तो कोसेरर का जहाँ तक होता है तो पिता पुत्र तो कोसेरर होता ही है। अब आज के तारीख में पुत्री भी हो गई है बाई बर्थ कोपार्टनर्स के रूप में आ गई है। जब कोपार्टनर हो जाएगी तो वो भी कोसेरर हो जाएगी नया कानून के हिसाब से। जन्म से ही कोपार्टनर हो गई पुत्री, अब पुत्र तो है ही है, जन्म से ही कोपार्टनर्स है, तो कोपार्टनर्स है तो कोसेरर हो गया। तो इसमें सवाल का जवाब यही है कि चारों
पुत्र और पिता मिल करके कोपासनस हो गए, संयुक्त परिवार के कोपासनस हैं या कोसेरस हैं। अब अगला प्रश्न है अनुभव कुमार का, ये भी कहाँ से लिखते हैं इन्होंने नहीं लिखा। और कुछ प्रश्न इनका ऐसा है जो व्हाट्सएप पर प्रिंट निकालने में फेंट हो गया, फिर भी कोशिश करते हैं पढ़ने का। पहला प्रश्न है अनरजिस्टर्ड पावर अटॉर्नी, आगे का नहीं पता लगता है जानना चाहते हैं अनुभव कुमार अनरजिस्टर्ड पावर अटॉर्नी हो सकता है कि नहीं, और उसके आधार पर रजिस्टर्ड लीज कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, पावर अटॉर्नी एक्ट के अंतर्गत या इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत पावर ऑफ अटॉर्नी अनरजिस्टर्ड भी वैलिड है, हो सकता है। लेकिन अगर पावर अटॉर्नी के आधार पर आपको किसी व्यक्ति को ज़मीन बेचना है या आपको ज़मीन लीज करना है तो आपका पावर अटॉर्नी रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आपको बेचने का और लीज करने का वैलिड अधिकार प्राप्त होता है। ये ऐसा प्रावधान है रजिस्ट्रेशन एक्ट में, जिसके हिसाब से आजकल आपको रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, रजिस्ट्री कचहरी में आपको मना करेगा और नहीं करने देगा। उसके बाद फिर आप लिखते हैं सर करेंट लेक्चर में ज्वाइंट प्रॉपर्टी नंबर लैंड सेल करे, और अच्छा बीच में इनका प्रश्न गायब हो जाता है। ज्वाइंट प्रॉपर्टी में अगर कोई व्यक्ति लैंड सेल करे, पहले के जो प्रश्न करता है उनके प्रश्न में भी जवाब दिया है, तो कोई व्यक्ति अगर सेल करे तो दूसरा व्यक्ति केस कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इसका सीधा सवाल है कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी में किसी भी व्यक्ति को ज़मीन बेचने का, इसका हालांकि हमने जवाब दिया था, एस में जवाब दे दिया, व्हाट्सएप पर ही जवाब दे दिया। तो किसी भी व्यक्ति को ज्वाइंट प्रॉपर्टी में अगर बटा ही नहीं है तो किसी खास प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार कैसे। इसको ऐसे समझिए, एक आदमी है, 4 भाई या एक पिताजी है 5, उसको 10 बीघा ज़मीन है, और 10 बीघा में एक प्लॉट है, प्लॉट नंबर 53, और उसका अराजी 1 बीघा है। तो एक व्यक्ति प्लॉट नंबर 53 अराजी 1 बीघा बेचता है, तो वो कैसे बेच देगा, उसको बट करके तो मिला नहीं, उसके हर इंच पर सभी 5 व्यक्तियों का कब्जा है। तो अगर किसी खास प्लॉट को खास अराजी और खास चौहद्दी के साथ बेचता है तो बेचना गलत है। वैसी स्थिति में जो खरीदार है उसको ज़मीन पर जाने का कानूनन हक नहीं होता है, उसको इतना ही अधिकार प्राप्त होता है कि वो इजमाल कब्जा में रहे और लोगों के साथ वो ही कब्जा में रहे। यानी कि जैसे इजमाल जोत हो रहा है, जोत होते आ रहा है, जोत होते रहेगा, और बाकी को शेयर उसको चाहे तो उसके उपज में जितना उसके 1 बीघा में आता है जो खरीदा है वो दे सकते हैं। अगर नहीं देंगे तो उसको जॉइंट पोजीशन के लिए कोर्ट में केस करना पड़ेगा या बंटवारा का केस करना पड़ेगा। बिना कोर्ट के केस के उसको नहीं मिलेगा। आपसी सहमति से दे सकते हैं और वो ले सकता है, लेकिन वो कानूनन ज़मीन पर जाने का उसको अधिकार नहीं है और 1 बीघा प्लॉट को खास कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा प्लॉट है जो सेपरेट है और वो कब्जा कर लेता है तो भी आप केस कर सकते हैं। अलग प्लॉट है तो लेकिन उसमें उसको गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लेता है तो भी कोई जॉइंट फैमिली वाले लोग उसको केस कर सकते हैं, क्योंकि कानून के अधिकार उसको नहीं देता है कि खरीद करके अनडिवाइडेड शेयर को बिना बंटवारा के ज़मीन को खरीद कर सीधे ज़मीन पर चला दे। इसलिए आप सभी श्रोताओं का जो भी प्रश्न है, फिर से हम अनुरोध करते हैं कि आप लोग जो प्रश्न भेजते हैं वो प्रश्न में इस बात का ख्याल कीजिए कि वो प्रश्न सीधा और सटीक हो, और प्रश्न भेजने के सबसे ऊपर ओपनिंग लाइन में आप अपना नाम और पता और पेशा लिख दीजिए और तब प्रश्न भेजिए, और टाइप किया हुआ प्रश्न भेजिए। आप खुद टाइप करते हैं तो व्हाट्सएप पर टाइप कीजिए, छोटा प्रश्न होगा तो टाइप कर लीजिए, अगर थोड़ा बड़ा प्रश्न है तो अलग से टाइप करवा लीजिए कंप्यूटर में या मैनुअल टाइप करके, तो उसका फ्रेश फोटोकॉपी साफ PDF करके बना करके तब भेजिए। और अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो उसका पूरा क्लियर कट और स्टेट में प्रश्न बना के भेजिए। तो आप सभी प्रश्नों का आज हम जल्दीबाजी में समय निकाल करके कुछ लोगों का प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, इसलिए बार बार मेरे पास प्रश्न आ रहा है कि आजकल आपका वीडियो नहीं आ रहा, आजकल आपका वीडियो नहीं आ रहा। तो ये बात ठीक है, आप लोग हमारे शुभचिंतक हैं, इसके लिए सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत लोग ये सोचते हैं कि कहीं अस्वस्थ तो नहीं होंगे इसलिए नहीं आ रहा है। दूसरी बात यह है कि अभी बिहार जुडिशियल एकेडमी में भी क्लास लेने नहीं जाते हैं,
अगर वहाँ पर क्लास लेते और वहाँ लेक्चर देते, वो लेक्चर ही आप लोग को अपलोड हो जाता तो भी आप लोग को सुनने का मौका मिला। दूसरा कुछ स्पेशल लेक्चर है, जज लोग का फरमाइश है, कुछ जुडिशियल ऑफिसर का फरमाइश है, उस टॉपिक पर समय नहीं मिला है, तो अगला वीडियो में हम कुछ टॉपिक वाइज, अभी तो एक प्रश्नोत्तरी में आज का ये जो 2 पार्ट में ये जो लेक्चर हो गया, आज का 2 पार्ट में प्रश्नोत्तरी में ही चल जाएगा। इसका हेडिंग प्रश्नोत्तरी ही आएगा, क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में जाएगा, और इसके बाद आपका टॉपिक वाइज अगला लेक्चर में टॉपिक के आधार पर लेक्चर देंगे तो वो आ जाएगा, जो कि बहुत सा डिमांड है, ऑन डिमांड वो सब लेक्चर आएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।